तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। बच्चों, जैसा कि हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास चल रहा था और हम उसमें पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत के बारे में। और दिल्ली सल्तनत में हमने सैयद वंश तक पढ़ लिया था, किस प्रकार से तैमूर लंग की सहायता से खिज़्र खां जो है सैयद वंश की स्थापना करता है। और आगे जो है सैयद वंश का जो अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह, उस वहाँ तक हमने पूरा का पूरा ख़त्म कर लिया था बच्चों, ठीक है ना। लेकिन अगर आप देखेंगे बच्चों, अलाउद्दीन शाह के आगे भी और सारे जो है शासक आए थे और उसके बाद आप देखेंगे लोदी वंश की यहाँ पे स्थापना होती है बच्चों, ठीक है ना। सैयद वंश के बाद लोदी वंश, आप कह सकते हैं मतलब पूरे भारतीय इतिहास के अंदर लोदी कब आए थे किसी के पास भी कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं उपलब्ध है बच्चों। हाँ, इतना कह सकते हैं कि लोदी जो थे वो अपना व्यापार करने के लिए या दिल्ली सल्तनत के उच्च पदों पे आसीन होने के लिए वो भारत तक आ पहुँचे थे बच्चों, ठीक है ना। और आप कह सकते हैं कि उनमें से ही सैयद वंश में बच्चों एक बहलोल लोदी करके शासक हुआ करता था, सेनापति हुआ करता था, जो कि आगे जब देखता है कि सैयद वंश की सत्ता उतनी मजबूत नहीं है तो वो अपनी दावेदारी सत्ता पे पेश करता है बच्चों और खुद लोदी वंश की स्थापना करता है। तो आइए हम लोदी वंश के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद जो है हम बहमनी साम्राज्य या विजयनगर साम्राज्य को पढ़ते हुए फिर आगे निकल जाएंगे बच्चों मुगल साम्राज्य के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं बहलोल लोदी के बारे में। और बहलोल लोदी ही एक ऐसा शासक था जिसने लोदी वंश की स्थापना करता है। और लोदी वंश की स्थापना करते समय ये पंजाब में प्रशासक के तौर पे नियुक्त था बच्चों। और यह जो है आलम शाह को एक पत्र लिखता है, अलाउद्दीन आलम शाह को एक पत्र लिखता है कि आपके पिता जो हैं मुझे अपने पुत्र की भांति जो है प्यार करते थे, पुत्र की भांति रखते थे, और मैं चाहता हूँ कि आपकी सत्ता की जगह मैं आसीन हो जाऊँ, ठीक है ना। अब अलाउद्दीन आलम शाह के पास भी कोई चारा नहीं था। इसको भी पता था कि मैं कमज़ोर हूँ, मेरी सत्ताएं कमज़ोर है और मुझ पे ये आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं ये ले ही लेगा मेरे सत्ता। इससे अच्छा है कि इसको सत्ता सौंप ही देते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो इसने भी कहा कि अगर आप मेरे पिता के बेटे के समान हैं तो आप मेरे बड़े भाई के समान हैं बच्चों, ठीक है ना। इसने क्या किया, अपनी सत्ता जो है वो सौंप देती है किसको, बहलोल लोदी को बच्चों, ठीक है। किसने, अलाउद्दीन आलम शाह ने। अब बात करें कि लोदी है क्या बच्चों, ये बेसिकली जो है अफ़गानिस्तान के गिजलई कबीले से बच्चों, ठीक है ना। अफ़गानिस्तान के गिजलई कबीले की एक शाखा है बच्चों जिसका नाम है साहुल खेल, ठीक है बच्चों। वहाँ पे ये बहलोल लोदी पैदा हुआ था और भारत में आ कर के बच्चों ये धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत के एक महत्वपूर्ण पद तक पहुँच चुका था बच्चों, ठीक है ना। अब वो जो है अलाउद्दीन आलम शाह जो कि सैयद वंश का अंतिम शासक था, उसे अपदस्थ करके 1451 में लोदी वंश की स्थापना करता है। 1451 वंश में लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी करता है बच्चों, ठीक है ना। और लोदी वंश की स्थापना करने के बाद जौनपुर को, ग्वालियर को, मेवाड़ को, इस सबको जो है इस पर अपना कब्जा करना स्टार्ट कर देता है और सफल अभियान चलाता है इन पे, ठीक है बच्चों। फिर आगे देखेंगे कि दिल्ली में प्रथम बार अफ़गान राज्य का संस्थापक जो था वो बहलोल लोदी था। मतलब अभी तक जितने भी शासक दिल्ली पे थे वो सारे के सारे शासक बच्चों कहीं ना कहीं तुर्की से संबंधित थे बच्चों। लेकिन पहली बार एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई थी जिसका जो शासक है या फिर पूरा साम्राज्य जो है वो अफ़गानों पे टिका हुआ था, ठीक है ना। यानी कि पहला अफ़गान राजा कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत का कौन था, तो बहलोल लोदी था बच्चों, ठीक है ना। अब ये जो है जब अपना राज्याभिषेक कराता है, राज्याभिषेक के समय इसने एक उपाधि धारण की गाजी, ठीक है बच्चों, गाजी की उपाधि धारण करता है बहलोल लोदी बच्चों, ठीक है ना। बहलोल लोदी ने गाजी की उपाधि धारण की। आपसे क्वेश्चन जो भी पूछेगा आप आराम से बता देंगे, ठीक है ना। फिर आती है बात सैयद वंश की। तो मैंने आपको बता दिया था कि सैयद वंश के शासन में ये पंजाब का शासक रहता था बच्चों, ठीक है ना। जब सैयद वंश में ये प्रशासन के उच्च पदों पे था, उच्च पदों में बच्चों इसको पंजाब का जिम्मेदारी दिया गया था और पंजाब के प्रशासक के तौर पे काम करता था। उस समय जो है यहाँ पे एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि सत्ता का ये निर्वहन भी करता था बच्चों, ठीक है ना। फिर आगे चलेंगे तो देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में क्या है बच्चों, सर्वाधिक साल तक ये क्या है, राज करता है। बहलोल लोदी जो है दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक हुए बच्चों, उन सभी शासकों में सर्वाधिक समय तक शासन कौन करता है, बहलोल लोदी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा दिल्ली सल्तनत के सबसे लंबे काल तक शासन करने वाला शासक कौन सा है, तो आपको सीधे सीधे बताना है कि बहलोल लोदी है। ये लगभग जो है 38 वर्ष तक शासन करता है।
और 38 वर्ष का शासनकाल अभी तक दिल्ली सल्तनत के अंदर किसी भी शासक का नहीं था, वो केवल और केवल बहलोल लोदी का था बच्चों, ठीक है ना। फिरोज तुगलक की बात करें तो उसका भी इतना नहीं था बच्चों, ठीक है ना। अगर आप व्यक्तिगत रूप से देखेंगे तो वो भी जो है 1-2 वर्ष अभी कम ही था, लेकिन बहलोल लोदी सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक है बच्चों, ठीक है। आगे चलेंगे तो ये जो है अपनी जो इसकी नीति थी बच्चों, उस नीति में जो है अफ़गान सरदारों को बहुत महत्व देता था, क्योंकि ये खुद ही एक अफ़गानी था और इसका माना था कि प्रशासन के उच्च पदों तक जो है अफ़गानों को भी पहुंचना चाहिए, तो अफ़गानों को बहुत ज़्यादा ये महत्व भी देता था बच्चों, ठीक है। और इसने जो है सहिष्णुता की नीति अपनाई। सहिष्णुता की नीति में बच्चों इसने हिंदुओं को भी उच्च पदों तक रखा, मुसलमानों को भी रखा बच्चों, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कि जो इसकी नीति थी सहिष्णुता की थी, और धार्मिक भेदभाव जो था वो करता ज़रूर था लेकिन कम था। हिंदुओं को भी इसने उच्च पदों पे रखा, ठीक है ना। तो आगे चलेंगे तो अपने अफ़गान सरदारों को जो है ये मकसद ए अली कह कर के पुकारता था, ठीक है ना। मकसद ए अली कह के पुकारता था कौन? बहलोल लोदी अपने अफ़गान सरदारों को इतना जो है उनको ये बढ़ावा देता था, इतना उनको मान सम्मान देता था बच्चों, ठीक है ना। अब देखेंगे कि इसने बहलोली नामक चांदी के सिक्के भी चलाए, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता चलेगा कि जब भी हम कोई भी शासक के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके अभिलेख, उसके द्वारा चलाए गए सिक्कों आदि से हमें जो है उसकी जानकारी प्राप्त होती है, और उन्हीं कड़ी में जो है बहलोली नामक एक चांदी का सिक्का भी है, उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं बच्चों, वो सारे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ताकि कम समय के अंदर सारी चीज़ कवर हो जाए और आपको जो है मैं सीधे सीधे सारी चीज़ों के बारे में बता सकूँ, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपका पूरा टॉपिक यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया बच्चों, ठीक है। आगे देखेंगे 1489 में, ठीक है बच्चों, 1489 में अफ़गानिस्तान से लौटते समय, ठीक है ना। ये अफ़गानिस्तान नहीं बेटा, थोड़ा सा इसको आप क्लियर कर लीजिएगा, राजस्थान है, ठीक है ना। थोड़ा सा ये मिस्टेक लिखा गया है, आप राजस्थान कर लीजिएगा। ये राजस्थान से लौटते समय, ठीक है ना, राजस्थान से लौटते समय लू लगने की वजह से इसकी मृत्यु हुई थी, ठीक है ना। राजस्थान के सफल अभियान पे गया हुआ था बच्चों, और वहाँ से जब ये लौट रहा था तो आपको पता है उत्तर भारत में लू जो है एक स्थानीय पवन है, और इसकी वजह से जो है इसे जो है लू लग जाती है। लू लगने की वजह से बहलोल लोदी का साम्राज्य, यहीं पे साम्राज्य नहीं कह सकते, बहलोल लोदी खुद ही ख़त्म हो जाता है। अब बहलोल लोदी का जो उत्तराधिकारी होता है उसका पुत्र सिकंदर लोदी होता है बच्चों। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सिकंदर लोदी एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था बच्चों, जो कि भारत के अंदर आप कह सकते हैं कि अगर तुगलक वंश के बाद किसी ने साम्राज्य का विस्तार किया तो वो था लोदी वंश में सिकंदर लोदी बच्चों, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे कि तुगलक वंश जो था बच्चों, तुगलक वंश के बाद कहीं ना कहीं साम्राज्य विस्तार की एक नीति जो है धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी, लेकिन ये वापस से साम्राज्य को अपने विस्तारित करने लगता है और उस दौर में जो है बहुत सारे राजाओं को हराता है। और इसी के शासनकाल में, सिकंदर लोदी के शासनकाल में बच्चों, गुजरात का शासक महमूद बेगड़ा था और राणा सांगा जो है वो मेवाड़ के शासक थे बच्चों, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे कि 1489 में जब इसके पिता की मृत्यु होती है लू के कारण, तो ये जो है शासक बनता है दिल्ली का, और दिल्ली का जब शासक बनता है तो इसका पहले जो नाम था, वास्तविक नाम, वो निज़ाम खां था बच्चों। सिकंदर लोदी का जो वास्तविक नाम है वो निज़ाम खान था, और इसने जो है जौनपुर के हुसैन शाह सरकी को पराजित किया बच्चों, ठीक है ना। किसे पराजित करता है? हुसैन शाह सरकी, क्योंकि सरकी वंश का शासन चलता था जौनपुर के ऊपर, और जौनपुर को जो है जौनपुर के हुसैन शाह सरकी को इसने आक्रमण के द्वारा उनको हराता है और जौनपुर को अपने राज्य में मिला लेता है, दोआब क्षेत्र को अपने राज्य में मिलाता है, ग्वालियर वगैरह को भी अपने ये राज्य के अंदर मिला लेता है। तो इसने कहीं न कहीं जो है अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान दिया बच्चों, ठीक है ना। बिहार आदि क्षेत्रों पे भी इसने आक्रमण किया, उनको भी अपने साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया। फिर आगे देखेंगे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि उत्तर प्रदेश वाले आप याद रखेंगे, 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना भी सिकंदर लोदी ही करता है बच्चों, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर आप उत्तर प्रदेश की किसी परीक्षा में अगर आप अपेयर हो रहे हैं तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आगरा शहर की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था। तो आपको याद रखना है कि 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था, और बाद में आने वाले शासकों के लिए यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। आगरे का किला वगैरह आपने देखा होगा, ठीक है, मुगल काल के अंदर। फिर देखेंगे भूमि को मापने के लिए इसने गजे सिकंदरी, याद रखिएगा, गजे सिकंदरी पैमाना जारी किया था, और ये आज भी लेखपाल वगैरह के पेपर में पूछ लिया जाता है। गजे सिकंदरी
किसका जो है पैमाना है बेटा, तो वो जो है सिकंदर लोदी का है, ठीक है ना। सिकंदर लोदी ने भूमि को मापने के लिए, भूमि को मापना उस काल में इतना ज़रूरी क्यों था बच्चों, भूमि को मापना उस काल में ज़रूरी ये इसलिए भी था क्योंकि उस समय जो है राजस्व का एकत्रण करने के लिए ये ज़रूरी था कि कितनी भूमि किसके पास है, उसके अकॉर्डिंग जो है बेटा यहाँ पे भूमि की माप करके यहाँ पे जो है राजस्व का देखभाल किया जाता था बच्चों, ठीक है ना। तो गजे सिकंदरी याद रखेंगे सिकंदर लोदी के द्वारा। एक बात और याद रखेंगे, फारसी ग्रंथ है बच्चों लज्जत ए सिकंदर शाही, लज्जत ए सिकंदर शाही फारसी ग्रंथ है और इसी के काल में ये लिखी गई थी। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा भी गया है कि लज्जत ए सिकंदर शाही जो है किसके काल की रचना है, तो आपको सीधे बोलना है लोदी वंश में सिकंदर लोदी। आपको ये नाम देखकर ही सिर्फ समझ में आ जाएगा सिकंदर का मतलब सिकंदर लोदी बच्चों, ठीक है ना। वो सिकंदर नहीं, याद रखिएगा जो भारत पे आक्रमण करने आया था बच्चों, ठीक है ना। ये है सिकंदर लोदी, लोदी वंश का शासक। इसके काल में लज्जत ए सिकंदर शाही जो है ग्रंथ लिखा गया था। किस भाषा में है, फारसी भाषा के अंदर है, ठीक है। ये इतना क्रूर शासक था बच्चों, कहीं ना कहीं ये उलेमाओं को खुश करने के लिए ये हिंदुओं के प्रति जो है असहिष्णुता त्याग करके उनको जो है थोड़ा सा दंडित करने का भी प्रयास करता था, न कि हिंदुओं को ही बल्कि कुछ मुसलमानों को भी ये बहुत ज़्यादा परेशान करता था बच्चों, ठीक है ना। तो उलेमाओं को, जो भी शासक अगर उलेमाओं को खुश करना चाहते थे तो उनके कारण जो है हिंदुओं को बहुत ज़्यादा इस सब का भुगतान, शासक का जो है प्रकोप झेलना पड़ता था बच्चों, ठीक है। जैसा कि आप देखेंगे कि नागरकोट में जो ज्वालामुखी मंदिर था, ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ ज्वालामुखी मंदिर के बारे में, ठीक है ना। तो नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ करके बच्चों, क्या करके, तोड़ करके उसने उस मूर्ति के जितने भी टुकड़े हुए ना वो कसाईयों को दे दिया इसने, ठीक है ना। मतलब ज्वालामुखी मंदिर को जब इसने ध्वस्त किया तो वहाँ पे जितने मूर्ति के टुकड़े मिले उन सारे मूर्ति के टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया, ताकि कि देखिए इतना बड़ा बेहुदा किस्म का व्यक्ति है ये कि ये ऐसा कृत्य करके ये करना क्या, उलेमाओं को खुश करना चाहता है और हिंदुओं को ये वहाँ पे प्रताड़ित कर रहा है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि कसाईयों को मांस तौलने के लिए मंदिर की मूर्तियाँ दे दी जाती हैं तोड़ करके। अब आप देखेंगे कि मुसलमानों के लिए, मैंने कहा कि केवल हिंदुओं की परेशान नहीं करता था, मुसलमानों को भी ये परेशान करता था बच्चों। तो यहाँ पे देखेंगे कि मुसलमानों के तजिया निकालने व स्त्रियों का मज़ारों पर जाना प्रतिबंधित कर दिया था, ठीक है ना। स्त्रियों का मज़ारों पे जाना या फिर वही कोई भी स्त्री हो, मुस्लिम स्त्री मज़ार पे जाती है, नहीं जा सकती है, ठीक है ना। तजिया आप नहीं निकाल सकते। एक क्वेश्चन आपसे बनेगा, ये तजिया निकालने की प्रथा कौन लेके आया। मुहर्रम के समय बच्चों इसको निकाला जाता है और तजिया निकालने की प्रथा सर्वप्रथम भारत में तैमूर लंग ने प्रचलित किया था। जब वो आता है 1398-99 के अंदर भारत के अंदर, उसी समय जो है तजिया का प्रचलन हमारे भारत में चलता है। किसके द्वारा लाया गया था तजिया, तो तैमूर लंग के द्वारा लाया गया था। और इसको कहते हैं कि जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग होते हैं वो अपना जो हिजरी संवत है उसको मनाने के लिए साल का ये पहला दिन होता है, जो पहला महीना होता है साल के, उस साल के पहले महीने में ये लोग मनाते हैं। हिजरी संवत से साल का पहला महीना, ठीक है, याद रखिएगा। उसमें जो है मुहर्रम जो ये लोग रखते हैं 10 दिनों तक, उसके बाद इसको दफनाते हैं बेटा, ठीक है ना। तो इसका प्रचलन किसने किया था, तैमूर लंग ने किया था। इसके बारे में भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब फिर याद रखना है आपको कि कुतुब मीनार की मरम्मत भी इसने कराई थी बच्चों, ठीक है ना। कब, 1506 ईस्वी में कुतुब मीनार में कुछ त्रुटियां आ जाने के कारण बच्चों इसने क्या कराया था, उसमें मरम्मत के कार्य भी कराया था बच्चों, ठीक है ना। आगे देखेंगे कि संस्कृत का एक ग्रंथ था आयुर्वेद ग्रंथ, ठीक है, संस्कृत का एक आयुर्वेद ग्रंथ था बच्चों, उसको इसने फरहंगे सिकंदरी नाम से अनुवाद कराया बच्चों, ठीक है ना। फारसी में फरहंगे सिकंदरी नाम से आयुर्वेद ग्रंथ को इसने क्या किया था, क्योंकि संस्कृत तो इसको आती नहीं थी, ये खुद ही विद्वान था, याद रखिएगा, ये खुद भी विद्वान था। लेकिन संस्कृत को अगर ये फारसी में चेंज कर देगा तो कुछ न कुछ उसकी जो खूबियाँ होंगी इनको पता चल जाएंगी, ठीक है ना। तो इसका एक क्या होगा, संचार अलग देशों तक भी हो सकता है, अलग लोगों तक हो सकता है बच्चों, ठीक है ना। तो इसने क्या किया, संस्कृत के जो आयुर्वेद ग्रंथ थे उनको फरहंगे सिकंदरी में चेंज कराया, अनुवाद कराया बच्चों, ठीक है ना। फिर आप देखेंगे, मैंने जैसा बताया ये खुद ही विद्वान था, खुद ही एक लेखक हुआ करता था, कवि हुआ करता था। इसने गुलमुखी शीर्षक से एक फारसी में कविता लिखी थी। सिकंदर लोदी ने गुलमुखी शीर्षक से फारसी में एक कविता लिखी थी, इसको भी आप याद रखिएगा बच्चों, ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। फिर आप देखेंगे सिकंदर लोदी दाढ़ी नहीं रखता था बच्चों, ठीक है ना। अपने व्यक्तित्व को अच्छा दिखाने के लिए, अपने व्यक्तित्व को सुंदर दिखाने के लिए
ये दाढ़ी नहीं रखता था बच्चों, जिसमें कि मुसलमान धर्मों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि दाढ़ी रखना है, लेकिन ये जो है ऐसा शासक था जो दाढ़ी नहीं रखता था। तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले, तो इसकी एक विशेषता है, मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। अब याद रखेंगे यहाँ पे बच्चों कि 1517 ईस्वी में गले की बीमारी से इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है ना। गले की बीमारी से बच्चों इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु तो सबकी फिक्स होती है, तो वो कुछ न कुछ दिक्कत होता है। इसके पिता की मृत्यु लू लगने से हो गई, इसकी गले में बीमारी से हो गई बच्चों। चलिए अब यहाँ पे इसको क्लोज करने के बाद इसका जो बेटा है वो इब्राहिम लोदी आता है। और इब्राहिम लोदी के बारे में केवल आपको यही जानना है बच्चों कि ये अंतिम शासक था लोदी वंश का बच्चों, ठीक है ना। लोदी वंश का अंतिम शासक था और बाबर का आक्रमण इसी के काल में होता है। अब जानते होता क्या है कि इसके काल में देखिए, मैंने आपको बताया बहलोल लोदी ने अफ़गानों को जो है सर पे चढ़ा के रखा था, और अफ़गान जो थे वो धीरे धीरे थोड़ा सा मनमाने ढंग के हो गए। तो वो इब्राहिम लोदी की बातों को उतना गंभीरता से नहीं लेते थे। तो इब्राहिम लोदी ने किया गया, उन सारे अफ़गानों को हटा करके नए अफ़गानों की भर्ती स्टार्ट कर दी। और नए अफ़गानों के पास उतना अनुभव नहीं था कि प्रशासन को वो अच्छे तरह से चला सके, और जिन अफ़गानों को ये हटाया था वो इससे नाराज़ हो चुके थे। और इसी में इनके एक चाचा भी था बच्चों, ठीक है ना। याद रखिएगा पंजाब का उस समय एक शासक हुआ करता था दौलत खां, जो कि अफ़गान था बच्चों, ठीक है ना, दौलत खां। और इसका चाचा आलम खां, याद रखिएगा, वो इससे नाराज़ होकर के बाबर को आमंत्रित करते हैं। और इसमें नाम बेटा राणा सांगा का भी होता है, राणा सांगा का भी नाम होता है बाबर को आमंत्रित करने के लिए। इनको ये लगता है ना कि बाबर आएगा और इसको हराएगा और वापस चला जाएगा, और वापस से जो सत्ता होगी हमारे हाथ में आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो इन चालाकी में इन लोगों ने बाबर को आमंत्रित किया बच्चों, ठीक है ना। बाबर को जो है आमंत्रित करते हैं भारत पे आक्रमण करने के लिए, किसके खिलाफ, इब्राहिम लोदी के खिलाफ बच्चों, ठीक है। और बाबर इनका आमंत्रण स्वीकार करता है और पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बच्चों 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। और उस युद्ध में जो है इब्राहिम लोदी के जो चाचा हैं और दौलत खान पंजाब का जो सूबेदार है, ये भी उसका हेल्प करते हैं बच्चों। और कहीं ना कहीं बाबर जो है दौड़ा दौड़ा करके मारता है, ठीक है ना, इब्राहिम लोदी को, क्योंकि इसके पास तोपों का इसने उपयोग किया। इन्होंने अलग पद्धति का यूज़ किया। जब मैं आपको बाबर पढ़ाऊंगा, बाबर के बारे में, तो वो सारी चीज़ मैं आपको वहाँ पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। यहाँ जितना आपको जानना है केवल उतना जानिएगा, ठीक है बेटा। अब देखिए, इब्राहिम लोदी एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया। दिल्ली सल्तनत का बेटा एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया था, नहीं तो बाकी तो भाग खड़े होते थे बेटा, ठीक है ना। उनको कोई दौड़ाता था, कोई दौड़ा के मारता था, या कोई दौड़ा के नहीं मारता तो वो ऐसे भाग जाते थे, ठीक है। लेकिन ये एकमात्र शासक था जो युद्ध भूमि में मारा गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है जब बाबर 1526 ईस्वी के अंदर ये युद्ध जीत जाता है, तो युद्ध जीतने के बाद वो स्थापना कर देता है मुग़ल साम्राज्य की बच्चों, ठीक है ना। अब मुग़ल साम्राज्य हम पढ़ेंगे, लेकिन दिल्ली सल्तनत के कार्यकाल में उत्तर भारत में हमने ये सारा चीज़ देखा है, लेकिन दक्षिण भारत में दो महत्वपूर्ण साम्राज्य का जो उदय हुआ था, जिसमें कि विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, इन दो साम्राज्यों को पढ़ते हुए फिर हम स्टार्ट करेंगे मुग़ल साम्राज्य के बारे में, ठीक है बच्चों। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने बहुत धैर्य से सुना है। जय हिंद।